जय हिंद दोस्तों। आज 14 मई 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे प्रत्येक दिन दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं ताकि उसे आप लोग पढ़ लें और इस तरह से टिक करके जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है उसको प्रोवाइड करता हूं ताकि इंपॉर्टेंट न्यूज़ को आप लोग ज़रूर पढ़ लें। फर्स्ट पेज पे दो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, भारतीय बैडमिंटन टीम ने रचा इतिहास। देखिए, कल गलती से मैंने बोल दिया था कि भारत ने जो थॉमस कप जीत लिया, जबकि ऐसा नहीं था कि भारत ने थॉमस कप जीत लिया, ऐसा नहीं है। 1979 के बाद पहली बार भारत ने थॉमस कप में सेमीफाइनल जीता। सेमीफाइनल जीतने के बाद भारत जो है फाइनल में प्रवेश कर रहा है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि सेमीफाइनल से भारत आगे बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि भारत ने कम से कम रजत पदक जो है वो फिक्स कर लिया। भारत को सिल्वर मेडल तो पक्का मिलेगा और गोल्ड मेडल भी भारत को मिल सकता है थॉमस कप में जो बैडमिंटन से संबंधित हैं। फर्स्ट पेज पे जो सेकेंड न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। रामपुर में बना देश का पहला अमृत सरोवर। देश में जो है अमृत सरोवर का निर्माण किया जा रहा है। यानी अमृत सरोवर का मतलब होता है कि वैसा सरोवर, वैसा जलाशय जो गंदगी से भरा हुआ था उसको साफ करके उसे टूरिज्म के लायक बनाया जा रहा है। और इस तरह का देश में पहला सरोवर जो है रामपुर में बना है। ये आप देख रहे हैं, रामपुर में देश का पहला अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। और प्रधानमंत्री ने देश के प्रत्येक जिले में 75 सरोवर बनाने का आह्वान किया है। राइट। दिल्ली में लू का दौर फिर शुरू, आज के लिए ऑरेंज अलर्ट। देखिए, यहाँ पे सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है ऑरेंज अलर्ट। इसको मैंने आपको टिक किया है यहाँ पे कि ऑरेंज अलर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ऑरेंज अलर्ट होता क्या है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है, बेसिकली ये आपदा को लेकर के देश में एक शीर्ष निकाय है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री इसको लीड करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। यानी आपदा को लेकर के कोई भी निर्णय लेगा तो ये संस्था लेगी और इसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लीड किया जाता है। अब इसी के तहत आप जो है ऑरेंज अलर्ट वगैरह जारी किया जाता है। बेसिकली 3 तरह का अलर्ट जारी होता है। एक ऑरेंज अलर्ट होता है, एक रेड अलर्ट होता है और एक येलो अलर्ट होता है। येलो अलर्ट होता है, इसका मतलब होता है कि सिग्निफिकेंट आप वॉच कीजिए, जितने भी अथॉरिटी हैं वॉच के कंडीशन में रहिए कि सिचुएशन में क्या होने वाला है। अगर येलो अलर्ट जारी किया जाता है इसका मतलब है कि आप वॉच कंडीशन में हैं। यानी वहाँ पे जो भी एनडीआरएफ की टीम होगी सबको वॉच में लगा दिया जाता है कि आप सिचुएशन पे पूरी पैनी नज़र रखिए अपनी। ऑरेंज अलर्ट मतलब होता है कि वार्निंग, एक अलर्ट जारी कर दिया गया, एक अलर्ट जारी किया गया है कि आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि कभी भी आपदा आ सकती है। और रेड अलर्ट का मतलब होता है कि आपदा आ चुकी है, अब आपको एक्शन लेने का समय है। तो 3 तरह का अलर्ट होता है। येलो अलर्ट मतलब वॉच की कंडीशन में रहिए आप। ऑरेंज अलर्ट मतलब ये होता है कि अलर्ट, आप पूरी तरह से आप अलर्ट रहिए, आपदा कभी भी आ सकती है। और रेड अलर्ट मतलब होता है कि आपदा आ चुकी है, अब आपको एक्शन लेने की आवश्यकता है। तो फिलहाल दिल्ली में जो है लू के कारण अभी ऑरेंज अलर्ट को जारी किया गया है। सीबीएसई की तर्ज पे सभी राज्य शिक्षा बोर्ड कराएंगे इम्प्रूवमेंट एग्जाम। आईएएस निधि छब्बर बनी सीबीएसई की प्रमुख। तो सीबीएसई की जो नई प्रमुख बनी है वो बनी है आईएएस अधिकारी निधि छब्बर। ये दिख रहा है आपको, ये आईएएस अधिकारी निधि छब्बर हैं और ये वर्तमान में सीबीएसई की प्रमुख बन चुकी हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स वगैरह में निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीबीएसई की वर्तमान में नई प्रमुख कौन बनी है। तो आईएएस अधिकारी निधि छब्बर सीबीएसई की प्रमुख बनी हैं।
अब देखिए यहाँ पे जनरल वीके सिंह के द्वारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया है। युद्ध से ज़्यादा सड़क हादसों में जाती है जाने जनरल वीके सिंह। सड़क हादसों को लेकर के हमने कई बार आपके साथ डिस्कस किया है कि सड़क हादसों की क्या वर्तमान में कंडीशन है और सरकार इसको रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और ये भी काफ़ी दयनीय स्थिति है कि युद्ध में जितने लोग मारे जाते हैं या जितने सैनिक की शहादत होती है, जितने सैनिक हमारे शहीद होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोगों की जान जाती है आपको सड़क हादसा में, राइट। देखिए ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट इस पर्सपेक्टिव से है कि आईटी क्रांति के दौर में युवाओं को मार्गदर्शन नहीं मिला। पीएम मोदी संबोधित करते हुए कह रहे थे कि जब 2013-14 की बात है या 2014 से पहले देश में केवल कुछ स्टार्टअप था, 300 से लेकर 400 ही स्टार्टअप पूरे देश में थे। आप सोच कर देखिए कि भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 300 से लेकर 400 स्टार्टअप थे और वर्तमान में भारत में 70,000 स्टार्टअप हैं। भारत की जो स्टार्टअप नीति आई थी 2015 के आसपास, ये नीति आई थी, उसका वर्तमान में इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत का बन चुका है। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन है और तीसरे नंबर पे भारत है। आज 70,000 से अधिक स्टार्टअप देश भर में काम कर रहे हैं। तो ये तो मेन पॉइंट हो गया। इम्पॉर्टेंट ये है कि आईटी सेक्टर में 2014 से लेकर वर्तमान तक में सरकार ने क्या किया, या सरकार ने पिछले कुछ समय में आईटी सेक्टर में इम्प्रूवमेंट को लेकर के क्या किया है, आईटी क्रांति को लेकर के सरकार ने क्या किया है, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। मिशन अमृत सरोवर को रफ्तार पकड़ाने को सक्रिय हुआ आधा दर्जन मंत्रालय। अमृत सरोवर क्या होता है? देखिए अमृत सरोवर का सिंपल मतलब यह होता है कि प्रत्येक जिला में 75 सरोवर का निर्माण किया जाएगा या उसका पुनरुत्थान किया जाएगा। और देख रहे हैं कि लगातार इस पे काम हो रहा। फर्स्ट पेज पे ऑलरेडी हमने चर्चा किया है कि किस तरह से रामपुर में देश का पहला अमृत सरोवर का निर्माण हुआ है। उसी तरह से देश के प्रत्येक जिले में 75 सरोवर का निर्माण किया जाएगा और उसे टूरिज्म के रूप में उस जगह को डेवलप किया जाएगा। इसी को कहा गया मिशन अमृत सरोवर। देश के प्रत्येक जिले में 75 सरोवर का निर्माण किया जाएगा और उसे टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जाएगा। सामूहिक दुष्कर्म में मरते दम तक जेल की न्यूनतम सजा पे विचार। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है पॉस्को एक्ट। पॉस्को एक्ट 2012 में आया था। निर्भया कांड की घटना के बाद पॉस्को एक्ट आया था। पॉस्को एक्ट का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। 2012 में यह आया था, निर्भया घटना के बाद आया था। पॉस्को अधिनियम को बच्चों के हित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान के लिए लागू किया गया है। इस अधिनियम में बालक को 14 वर्ष से कम उम्र के आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया, यानी 18 वर्ष से कम उम्र के आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया। अगर बालक को आप देखेंगे, बच्चों की परिभाषा को देखेंगे, देश में कई कानून हैं और उस कानून के अनुसार बच्चों की परिभाषा को परिभाषित किया गया। पॉस्को में 18 वर्ष से कम उम्र के जो भी व्यक्ति होंगे उसको बच्चा कहा गया। इसी तरह से आप कारखाना अधिनियम 1948 में जाइएगा तो 15 वर्ष से कम उम्र के आयु के व्यक्ति को बच्चा उसमें कहा गया। इस अधिनियम में लैंगिक भेदभाव नहीं आते हैं। विभिन्न अधिनियम के अंतर्गत आयु वर्ग के चाइल्ड या बालक की परिभाषा को अलग अलग रूप में परिभाषित किया गया है। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इस न्यूज़ में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है आपको ये प्रावधान। पॉस्को एक्ट 2019 में अमेंडमेंट किया गया। आप सभी को याद होगा कठुआ कांड जो जम्मू कश्मीर में हुआ था। उसके बाद देश भर में एक तो मूवमेंट चला था फिर से, और उसके बाद 2019 में पॉस्को एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किया गया। और अमेंडमेंट में क्या किया गया था कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ जो दुष्कर्म करेगा उसको मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया था।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 12 वर्ष से कम उम्र के जो दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति थे उसको मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया। जो 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ जो दुष्कर्म करेगा उसे मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया। अब देखिए यहाँ पे इसी पॉइंट को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अब इसको सजा की जो न्यूनतम सजा है या न्यूनतम सजा जो है उस पर विचार माननीय सर्वोच्च न्यायालय अब करेगी। बेसिक पॉइंट यही है, बाकी पॉस्को के बारे में आप लोग को डिटेल से पता होनी चाहिए। इसरो ने SH-2000 रॉकेट बूस्टर का सफल परीक्षण किया। अच्छा, ये रॉकेट बूस्टर का जो इसरो ने परीक्षण किया है उसका क्या उद्देश्य है? तो इसका बेसिकली उद्देश्य है कि गगनयान कार्यक्रम जो सरकार लाएगी या गगनयान कार्यक्रम जो हमारा है जिसमें हम धरती के ऊपर 300 से 400 किलोमीटर के रेंज में लगभग 7 दिन तक हमारे अंतरिक्ष यात्री आकाश का चक्कर लगाएंगे या अंतरिक्ष में रहेंगे, उसी मिशन को गगनयान कहा गया है। और गगनयान के लिए कई सारे भारत में जो है इसरो कई सारे काम कर रही है, गगनयान के लिए कई सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं। तो उसी का एक पार्ट है SH-2000 रॉकेट बूस्टर। इसका सफल परीक्षण किया गया है इसरो के द्वारा। स्वदेशी माउंटेन गन खत्म करेगी स्वीडन पे निर्भरता। देखिए लगातार आप देख रहे होंगे कि हमारा रक्षा सेक्टर जो है, इस बार भी रक्षा सेक्टर का अगर आप बजट देखिएगा तो रक्षा सेक्टर का बजट बढ़ाया गया और भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि रक्षा सेक्टर में जो उत्पाद हम विदेश से मंगाते थे उसका निर्माण भारत खुद करना शुरू कर दे। हम उसका खुद से निर्माण करना शुरू कर देंगे, हम उसमें आत्मनिर्भर हो जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे वो सामान हम विदेश से मंगाना कम कर देंगे। रक्षा पॉलिसी जो लाई थी सरकार, रक्षा पॉलिसी में ये सारे के सारे प्रोविज़न है, ये सारे के सारे पॉइंट है। इतना उत्पाद लगभग 103 उत्पाद एक पर्टिकुलर समय तक सरकार भारत खुद बनाना शुरू कर देगी और उसके बाद हम इसके आयात को बंद कर देंगे। उसके बाद एक लिमिट टाइम लिया गया, एक लिमिट समय लिया गया कि इस समय के भीतर इतना उत्पाद का निर्माण भारत में होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद इस पर्टिकुलर उत्पाद को हम विदेश से मंगाना बंद कर देंगे। तो उसी में आप ये सब भी पॉइंट उसको देख सकते हैं, इस न्यूज़ को भी आप उसी से कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी रक्षा पॉलिसी पे कई बार हमने डिस्कस किया है। देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यहाँ पे कहना है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण पंगु हो चुका है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण को कैट के रूप में भी जानते हैं, CAT। कैट क्या होता है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी प्रशासनिक समस्याओं को लेकर के कैट में इशू जाता है, कैट में मैटर जाता है और वहाँ पे इस मैटर को सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 के भारत में लागू होने पे पीड़ित सरकारी सेवकों को न्याय प्राप्त करने के लिए क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ा है। और बेसिकली कैट को देखिएगा तो एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, इंदिरा जी के समय में किया गया था 1976 में। और इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 223A जोड़ा गया। संविधान में आर्टिकल 223A जोड़ा गया है और उसमें कैट का प्रोविज़न किया गया था। अब इशू क्या आ रहा? इशू ये आ रहा है कि कैट में जितने भी निर्धारित न्यायाधीश की संख्या है, संख्या से काफ़ी कम संख्या में वहाँ पे न्यायाधीश काम कर रहे हैं। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होगा या कोई भी ट्रिब्यूनल होगा तो उसमें जितना न्यायाधीश होना चाहिए कायदे से उतना न्यायाधीश काम करना चाहिए, लेकिन काफ़ी कम न्यायाधीश वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये पंगु हो चुका है, ये काम करने के लायक नहीं है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है। अच्छा, इसको आप गहराई से थोड़ा सा अगर आप देखिए तो देश में जितना भी ट्रिब्यूनल है, सिर्फ ये कैट की बात नहीं है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात नहीं है, कई सारे ट्रिब्यूनल की बात मैं कर रहा हूँ। हर एक ट्रिब्यूनल में जितना निर्धारित सीट है उससे कम न्यायाधीश वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो देश का लगभग हर एक न्यायाधिकरण का यही स्थिति है। महंगाई के बीच में मंदी की आहट। देखिए इसको खुद से आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन का वार चल रहा है, रूस और यूक्रेन दोनों ही विश्व को
जो चीज़ें सप्लाई करते थे उसमें प्राकृतिक गैस था, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद था, उसमें गेहूं था, उसमें तिलहन के उत्पाद थे, उसमें फर्टिलाइज़र था। ये सारे के सारी चीज़ें थी जो रूस यूक्रेन दोनों ही विश्व को निर्यात करते थे। आज फर्टिलाइज़र का भी विश्व के स्तर पर शॉर्टेज है, गेहूं का शॉर्टेज है, या कई सारी चीज़ों का शॉर्टेज है। तो ऐसे कंडीशन में विश्व में महंगाई बढ़ी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में बढ़ा है, विश्व के स्तर पे रूस और यूक्रेन वार की जो है प्रतिबिंब दिखाई देती है, विश्व में इसका प्रभाव दिखाई देता है। विश्व भर में महंगाई बढ़ा है और उसी का इम्पैक्ट भारत में भी है। भारत का भी रुपया पिछले समय में ऑल टाइम लो चल रहा है, 77 रुपये के आसपास हमारा डॉलर आ चुका है, $1 77 रुपये का हो चुका है। तो उसी का यहाँ पे संबंधित इसमें चर्चा किया गया। सुरक्षा उपायों पे उचित नहीं राज्यों की राजनीति, इसको भी खुद से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं दिख नहीं रहा हूं इसको, लेकिन इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। गिरमिटिया स्मरण दिवस आज जो है 14 मई है और आज गिरमिटिया स्मरण दिवस मनाया जाता है। गिरमिटिया कौन थे? तो गिरमिटिया वो मजदूर थे जो भारत से विदेश ले जाया गया था वहाँ पे काम करने के लिए। अंग्रेज हमारे देश से कई सारे मजदूरों को विदेश ले गए थे वहाँ पे काम करने के लिए, और वही मजदूर आज कई देशों में राष्ट्राध्यक्ष हैं, वहाँ के कई देशों में वहाँ के राष्ट्रपति वगैरह हैं, कई देशों में वहाँ के MP है या प्रतिष्ठित पदों पे वहाँ पे मजदूर के जो फैमिली के लोग हैं वो हैं। तो इसलिए आज गिरमिटिया डे मनाया जाता है। जैसे फिजी के भी अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह देखेंगे तो वो भी भारतीय मूल का है। तो विश्व के कई सारे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मूल का है। बेसिकली ये लोग गिरमिटिया थे, यानी इसके पूर्वज जो है वहाँ से भारत से काम करने के लिए अंग्रेज के द्वारा दूसरे देश में ले जाया गया था, और आज वो लोग वहाँ पे अच्छे पदों पे हैं, विद्वान हैं। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। मक्का की खेती को सरकार का मिलेगा पूरा प्रोत्साहन। मक्का शिखर सम्मेलन 2022 में हमारे देश के कृषि मंत्री ने कहा है कि मक्का की खेती को सरकार पूरा प्रोत्साहन देगी। अब देखिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन कौन करता है? तो वो करता है तमिलनाडु। सेकेंड नंबर पे बिहार आ चुका है। भारत में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन तमिलनाडु करता है और सेकेंड पोजीशन पे बिहार है। मक्का की प्रोडक्टिविटी इंडिया में सबसे अधिक किस स्टेट की है? तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, आई थिंक ये तेलंगाना की है। अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये तेलंगाना है। अब कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि बिहार में मक्का की खेती किस जिला में सबसे अधिक होती है, और बिहार में मक्का की खेती की प्रोडक्टिविटी किस जिला में सबसे अधिक है। और मक्का की मांग बढ़ने का एक रीजन है, कि पोल्ट्री फार्म में जिस तरह से पोल्ट्री फार्म की संख्या बढ़ रही है, अंडा उत्पादन की संख्या बढ़ रही है, वहाँ पे भी मक्का की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ एथेनॉल के निर्माण में भी मक्का की आवश्यकता होती है। तो इसलिए दोनों ही कंडीशन है, इसलिए बिहार में भी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से एथेनॉल प्लांट लग रहा है। भारत का पहला इथेनॉल पॉलिसी लाने वाला स्टेट बिहार है। तो ऐसे कंडीशन में मक्का के उत्पादन बिहार में भी लगातार बढ़ रहा है, सतत रूप से बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें बिहार में भी आपको देखने को मिलेगी। बिहार मक्का उत्पादन में सेकेंड पोजीशन पा चुका है, पहले आई थिंक 3rd या 4th नंबर पे था। महंगाई पे दबाव में भारतीय रिजर्व बैंक, MPC की मीटिंग होने वाली है। देखिए MPC क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं। ये UPSC ने भी क्वेश्चन पूछा था। 6 मेंबर में 3 मेंबर सरकार के होते हैं और 3 मेंबर RBI के होते हैं। इस 3 मेंबर में एक मेंबर होता है RBI का अध्यक्ष, गवर्नर। ये गवर्नर जो होता है इस MPC कमेटी के लीड करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, MPC जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक समीक्षा नीति, 6 सदस्यीय समिति होती है जिसमें 3 सदस्य सरकार के होते हैं और 3 सदस्य होते हैं RBI के। RBI के 3 सदस्य में से एक सदस्य होता है RBI का गवर्नर, जो इस समिति को लीड करता है। और देश में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए MPC लगातार काम कर रही है। MPC की मीटिंग प्रत्येक 2 महीना पे एक बार होती है। बिहार में एक बार क्वेश्चन BPSC में पूछा था कि MPC की मीटिंग एक वर्ष में कितनी बार होती है, तो प्रत्येक 2 महीना में एक बार मीटिंग होती है। तो टोटल एक वर्ष में कितना? 6 मीटिंग होगा, राइट।
तो जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि महंगाई लगभग जो है 8% के आसपास आ चुकी है, 7.76% के आसपास थी महंगाई। तो ऐसे कंडीशन में महंगाई को कंट्रोल करने की आवश्यकता है और अकॉर्डिंग टू उर्जित पटेल समिति महंगाई 2% से 6% के बीच में रहनी चाहिए। तो महंगाई को कम करके फिर 6% के अंदर लाने के लिए लगातार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम कर रही है, एमपीसी इसके लिए प्लान बना रही है। अप्रैल में वस्तु के निर्यात में 30% की वृद्धि। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एक तरफ तो हमारा निर्यात बढ़ रहा है, हमारा निर्यात अप्रैल में $40 बिलियन हो गया, लेकिन दूसरी तरफ हमारा आयात भी बढ़ रहा है। अप्रैल में जो हमारा आयात था वो $60 बिलियन था। तो ये जो गैप है, इसी गैप को कहा जाता है करेंट अकाउंट डेफिसिट। ये जो गैप है ये $20 बिलियन का है। इसी गैप को हमें पाटने की आवश्यकता है, गैप को कम करने की आवश्यकता है। तो ये गैप को कम करने के लिए आवश्यक रणनीतिक उपाय सरकार कर रही है। लगातार सरकार प्रयासरत है कि किस तरह से इस गैप को कम किया जा सके, किस तरह से हम आयात को कम करें और निर्यात को बढ़ाएं। रोजगार के अवसर सृजित करेगा यूएई के साथ समझौता। यूएई के साथ जो हमारा समझौता हुआ जिसे हम सिपा कहते हैं, CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सिपा का एक उद्देश्य ये भी था कि यूएई के साथ जो व्यापार समझौता हमने किया था उसको सिपा बोलते हैं, और इसका एक उद्देश्य ये भी था कि भारत में रोजगार के अवसर को अधिक से अधिक सृजित किया जाए, अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। देखिए श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं विक्रमसिंघे, और इनका कहना है कि भारत के साथ संबंध लगातार इम्प्रूव होंगे अब इनके आने के बाद, और मुझे भी लग रहा है कि भारत श्रीलंका संबंध जो है लगातार इम्प्रूव ही होंगे। लेकिन श्रीलंका का जो वर्तमान कंडीशन है, इस कंडीशन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि आखिर श्रीलंका इस कंडीशन में क्यों आया, क्यों श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल की कंडीशन लागू हुई, क्यों श्रीलंका इस दहलीज पे पहुंच गया। श्रीलंका के पास $50 मिलियन का रिजर्व बस बच गया। $50 मिलियन काफ़ी कम होता है, आप सोच कर देखिए, 1 मिलियन में लगभग 7 करोड़ रुपए होते हैं, तो लगभग 350 करोड़ रुपए का बस इनके पास रिजर्व बच गया। तो ये कंडीशन श्रीलंका में क्यों आई और भारत को इससे क्या सीखने की आवश्यकता है, विश्व के देशों को इससे क्या सीखने की आवश्यकता है। रूस के खिलाफ प्रस्ताव पे मतदान से दूर रहा भारत हम देख रहे हैं कि ना तो रूस के पक्ष में है और ना ही यूक्रेन के पक्ष में है। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जो रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था, भारत उससे भी दूर रहा। तो भारत का स्पष्ट मानना है कि ना तो वो रूस के पक्ष में है, ना ही यूक्रेन के पक्ष में है, बल्कि वो शांति के पक्ष में है। यूएई के राष्ट्रपति के निधन पे 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक। तो भारत ने भी यूएई के राष्ट्रपति जो है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, जो यूएई के राष्ट्रपति हैं, ये इनकी मृत्यु हो गई है कल, और 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक यूएई में घोषित किया गया, संयुक्त अरब अमीरात में घोषित किया गया है। और भारत ने भी 1 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा किया है, यानी आज जो है हम यूएई के राष्ट्रपति की मृत्यु पे भारत ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा किया है, यानी आज हमारा झंडा जो है आधा झुका रहेगा। नॉर्वे में विश्व का सबसे बड़ा दूरसंचार गुंबज, ये नॉर्वे में बना है विश्व का सबसे बड़ा दूरसंचार गुंबज। देखिए यही सब जो पॉइंट होता है, यही सब क्वेश्चन आगे बन जाता है करंट अफेयर का क्वेश्चन, कि विश्व का सबसे बड़ा दूरसंचार गुंबज कहाँ बना है, तो वो नॉर्वे में बना है। तो ये जो पॉइंट है यही सब आगे का करंट का क्वेश्चन आपको बन जाता है। लद्दाख में खोजा गया 3 करोड़ साल पुराने सर्प का जीवाश्म, एक बार इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट था। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सभी के लिए कि पटना से जो दैनिक जागरण का संस्करण रिलीज होता है उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना करके चर्चा आपके साथ करूँ, ताकि बीपीएससी के लिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको आप लोग कैच कर लीजिएगा। उससे वो आपके लिए जो बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट होगा। तो कुछ देर के बाद मैं उस पर भी वीडियो बनाना शुरू करूँगा। तो ये दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।